बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा कायद, योर फैसिलिटेटर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर, आज की वीडियो में एक बड़े इंटरेस्टिंग एजेंडा पे बात करने वाला हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता, लेकिन चूंकि मैं टैक्स की और अकाउंटिंग की फील्ड से वाबस्तगी रखता हूँ, टीचिंग फील्ड में भी इन्वॉल्व हूँ, तो मेरा जहन तकरीबन हर ही जगह पे जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स इम्प्लीकेशंस को देख रहा होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि एक जो है ना, रिसेंटली मैं अपने एक कज़न की बर्थडे की तैयारी कर रहा था, और बर्थडे की तैयारी के लिए जो है ना मैं एक टॉय शॉप में गया और वहाँ से मैंने जो है ना कुछ गिफ्ट कार्ड्स वगैरह परचेज किए कि यार हम एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन वगैरह रखेंगे और वहाँ जितने भी बच्चे वगैरह आएंगे उनको वो जो है ना गिफ्ट कार्ड वगैरह दे देंगे ताकि वो बच्चे अपनी मर्जी का खिलौना जाके दुकान से अकॉर्डिंगली हासिल कर ले। तो जैसे मैंने उससे गिफ्ट कार्ड्स वगैरह परचेज किए तो उसी वक्त मेरे जहन में आया कि यार ये दुकान वाला जो है ये गिफ्ट कार्ड का रेवेन्यू किस वक्त रिकॉर्ड करेगा, या गिफ्ट कार्ड जो मुझे ये दे रहा है इसके अगेंस्ट इसको रेवेन्यू किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए। सर, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे गिफ्ट कार्ड दिए, वो ठग से अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं उसे पैसा दे रहा हूँ गिफ्ट कार्ड के अगेंस्ट और वो मुझे गिफ्ट कार्ड दे रहा है और वो अपने पास रेवेन्यू डे वन पे या रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉग्नाइज कर ले। लेकिन फिर मैंने थोड़ा IFRS 15 की अम्ब्रेला में इसको सोचा तो मुझे ख्याल आया कि यार IFRS 15 में जो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं ना, वो कैश की बेसिस पे नहीं बल्कि वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन की बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। IFRS 15 जो कि प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल की बात करता है, उसका 5वां स्टेप हमें ये कहता है कि रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जिस वक्त परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड किए जाएंगे उस वक्त रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि क्या ये जो गिफ्ट कार्ड मुझे दुकानदार ने दिया है, क्या ये जो गिफ्ट कार्ड मुझे दुकानदार ने सेल किया है, क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? नहीं सर, गिफ्ट कार्ड का देना या गिफ्ट कार्ड का प्रोवाइड करना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। गिफ्ट कार्ड का प्रोवाइड करना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि गिफ्ट कार्ड तो एक तरह से मैं दुकान वाले को एक एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ कि यार जब मेरे दिए गए लोग या मेरे दिए गए बच्चे आपके पास ये गिफ्ट कार्ड लेकर आए तो आप उनको अपनी मर्जी का एक गिफ्ट या एक जो है ना खिलौना वगैरह प्रोवाइड कर देना। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक प्री पेमेंट है, ये सिर्फ एक प्री पेमेंट है या एडवांस पेमेंट है फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स, फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इसका मतलब है कि गिफ्ट कार्ड के देने पे तो हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। ये बेसिकली गिफ्ट कार्ड क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? सर, ये गिफ्ट कार्ड कस्टमर का अनएक्सरसाइज्ड ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है, अनएक्सरसाइज्ड राइट रिप्रेजेंट करता है जो फ्यूचर में वो एक्सरसाइज करेगा, जो फ्यूचर में वो रिडीम करेगा और उस वक्त उस दुकान वाले की जिम्मेदारी बनेगी कि वो सामने वाले जो भी उसका कस्टमर या जो भी उसके पास बच्चे वगैरह आ रहे होंगे उनको अकॉर्डिंगली कोई गिफ्ट या कोई खिलौना वगैरह प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि डे वन पे या डे जीरो पे जब मैंने दुकान वाले को पैसे दिए तो उसे अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने पास जो पैसा आया उसके अगेंस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। तो डे वन पे दुकान वाले को चाहिए कि वो कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दे। डे वन पे दुकान वाले को चाहिए कि वो अपने पास कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या है? सर, आप कस्टमर से कोई अमाउंट एडवांस में रिकवर कर लेते हो या कस्टमर से कोई अमाउंट आपका एडवांस में ड्यू हो जाता है जिसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज देने हैं, आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लो। आगे चलकर वो गिफ्ट कार्ड परचेज करके मैं घर पे लेकर आ गया, मैंने बर्थडे पार्टी में वो गिफ्ट कार्ड जो है चिल्ड्रंस वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब जब वो बच्चे उस दुकान वाले के पास जाएंगे, उन कार्ड्स को रिडीम करवाएंगे, उन कार्ड्स के अगेंस्ट खिलौने वगैरह एक्वायर कर रहे होंगे, तब उस दुकान वाले की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होगी। तब उस दुकान वाले की जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या था? सर, खिलौनों का प्रोवाइड करना, जो भी गिफ्ट वगैरह है उनको प्रोवाइड करना। जब वो दुकान वाला खिलौने प्रोवाइड कर रहा होगा उन बच्चों को, उस वक्त दुकान वाले को चाहिए कि अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करे और उस वक्त दुकान वाला एंट्री बना रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बड़ी सादा सी चीज है, लेकिन चूंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अच्छा, फिर आपके जहन में आ रहा होगा व्हाट इफ कि मैं दुकान वाले से गिफ्ट कार्ड परचेज करता हूँ और जो है ना बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि उस गिफ्ट कार्ड को एक्सरसाइज ही नहीं करता, कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि उस गिफ्ट कार्ड को रिडीम ही नहीं करता, तो फिर उस केस में क्या दुकान वाला अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा? नहीं सर, उस केस में भी दुकान वाला अपने पास एक रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। उस रेवेन्यू के लिए प्रैक्टिकली टर्म इस्तेमाल की जाती है ब्रेकेज रेवेन्यू। उस रेवेन्यू के लिए प्रैक्टिकली टर्म इस्तेमाल की जाती है ब्रेकेज रेवेन्यू। व्हाट इफ कि अगर कोई कस्टमर अपना कार्ड रिडीम ही ना करवाए तो उस केस में आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे? इसके लिए बेसिकली IFRS 15 के गाइडेंस पैरा है B44, ये कहता है कि आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे उस वक्त जब कस्टमर के ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की लाइक्लीहुड रिमोट हो जाए, जब कस्टमर के अपने राइट को एक्सरसाइज करने की जो पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ना, वो रिमोट हो जाए। अब यहाँ दो बातें हो सकती है। हो सकता है कि कार्ड में कोई ना कोई वैलिडिटी, कोई ना कोई एक्सपायरी डेट हो
हो सकता है कि कार्ड में कोई वैलिडिटी, कोई एक्सपायरी डेट ना हो, यानी कि फॉरएवर पीरियड के लिए। अगर लेट्स से कि कार्ड में कोई वैलिडिटी, कोई एक्सपायरी डेट है, तो जिस वक्त वो पीरियड लैप्स होगा, जिस वक्त वो वैलिडिटी डेट एक्सपायर हो रही होगी, उस वक्त रेवेन्यू फ्रॉम ब्रोकरेज से रिकॉग्नाइज होगा। यानी कि लेट्स से कि एक मैंने आज गिफ्ट कार्ड परचेस किया, उस पे 1 महीने की डेडलाइन है। 1 महीने तक अगर कोई कस्टमर उस कार्ड को रिडीम करवाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर 1 महीने के अंदर कोई कस्टमर उस कार्ड को रिडीम नहीं करवाता, तो 1 महीने बाद दुकानदार क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू फ्रॉम ब्रोकरेज क्रेडिट कर देगा, रेवेन्यू फ्रॉम ब्रोकरेज पीएनएल में क्रेडिट कर देगा। सर व्हाट इफ के कार्ड पे कोई वैलिडिटी ना हो, कार्ड पे कोई एक्सपायरी ना हो, कार्ड फॉर एवर वैलिड रहे, तो फिर यहाँ पे बेसिकली दुकान वाले को या कंपनी को चाहिए कि वो अपने पास्ट हिस्ट्री या पास्ट स्टैटिस्टिक को यूज करेगी, अपना डाटा देखेगी, अपना पुराना अपना हिस्टोरिकल डाटा देखेगी और ये असेस करेगी कि यार कितने टाइम में कस्टमर भूल जाता है कि उसके पास ऐसा कोई राइट रखा हुआ है, कितने टाइम के बाद कस्टमर ये चीज भूल जाता है कि उसके पास ऐसा कोई अनएक्सरसाइज राइट है। जब वो टाइम गुजर जाए, जब ये लगे कि कस्टमर अपना ये अनएक्सरसाइज राइट भूल चुका है, आप अपने पास उस वक्त ये रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे। कैसा रेवेन्यू? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू फ्रॉम ब्रोकरेज पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग का कॉन्सेप्ट था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। आज के लेक्चर को हम यही तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।